आप सभी का। अब देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 6 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं, 7 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 175 तक पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम उत्तराखंड जाएंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। शाह कल उत्तराखंड में हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। सीएम धामी ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है उत्तराखंड वासियों को। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद मिलेगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 95,000 की मदद दी जाएगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और जो स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है, जायजा लेंगे, जानकारी ली जाएगी। इस पर समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो बड़ी जानकारी है। शाह कल उत्तराखंड में हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। उत्तराखंड में जिस तरीके से इस वक्त तबाही का मंजर देखा जा रहा है, उसकी जानकारी भी ली जाएगी अधिकारियों के साथ। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें भी देंगे इस दौरान। तो बड़ी जानकारी है कि अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आज शाम अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। जो हालात इस वक्त उत्तराखंड में बने हुए हैं, जायजा लिया जाएगा और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि समय रहते उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन पर काबू पाया जाए। कई सौगात भी उत्तराखंड वासियों को इस दौरान दी जाएगी। हाईकमान की तरफ से सीएम धामी से लगातार बातचीत की जा रही है फोन पर। हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान भी किया गया है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड में जो अनअपेक्षित पोस्ट मानसूनी आफत बरसी है, उसने कहर मचा के रख दिया और अभी तक सरकारी आंकड़ों में 42 लोगों की जान जाने की सूचना है, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं और 12 लोग बुरी तरह से घायल हैं और 9 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये रात 11 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। अभी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं सोनिका। इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में है और शायद प्रधानमंत्री के संज्ञान लेने के बाद गृह मंत्री का ये दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे और इसके साथ वो राज्य के समस्त उच्चाधिकारियों और जो केंद्र की एजेंसियां लगी है राहत एवं बचाव कार्य में, उनके उच्चाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि अभी तक कितना नुकसान हो गया है और जो राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। इसके साथ ही कल सुबह वो निकलेंगे, एरियल सर्वे करेंगे। प्रभावित जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की आपदा ने कहर बरपाया है, उसका एरियल सर्वे भी करेंगे सोनिका। तो इस लिहाज से देखें ये एक बड़ा दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा बरसी है, उत्तराखंड के लोगों को केंद्र के संवेदना की और सहयोग की पूरी जरूरत है। कहीं कहीं सेनाएं भी उतरी हुई है मैदान में। कुमाऊं के कई जिलों में, चंपावत वगैरह में सेनाएं भी काम कर रही लोगों को बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से गृह मंत्री का ये जो दौरा है, लोगों की जो मुसीबतें हैं उसको कम करेगी, उनके आंसू पोंछेगी और उनको तत्काल राहत पहुंचाएगी सोनिका। धीरेन्द्र, अगर बात पहले की जाए, इससे पहले भी जब ऐसी आपदा आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद देखा गया था कि सत्ता पलट हो गई थी उत्तराखंड में। क्या इसके तहत भी एक्टिव नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार? अब बिल्कुल सोनिका, देखिए इस आपदा की जो तुलना अगर करें तो केदारनाथ से नहीं हो सकती, क्योंकि वह बहुत बड़ी आपदा थी और उसमें आप समझ सकती हजारों लोगों ने अपने प्राण खोए थे और पूरा प्रदेश उससे प्रभावित हुआ था। आपको बता दें कि 4500 से अधिक लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था, यानी कि 4500 लोग तो सरकार के आंकड़ों में ही अपनी जान खो चुके थे। इसलिए उस तरह की आपदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकती कि कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल दोनों क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान पहुंचा है जान और माल को, निश्चित रूप से ये बड़ी आपदा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आप उस समय की बात करेंगे तो उस समय जब आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ गए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी उससे पूरी तरह से डिफरेंट है और वो लगातार जैसे ही
सूचना मिली वो लखनऊ दौरे पे थे, वहां से तत्काल वापस आए और लगातार मैदानों फील्ड में जा रहे हैं। अभी ताजा सूचना आपको बता दूं कि उन्हें खटीमा जाना था और वहां हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका उनका, तो सड़क मार्ग से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं और उनको तत्काल जो आर्थिक सहायता होती सरकार की तरफ से वो भी दी जा रही है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि शिवराज सरकार कहीं भी फेल हुई है, तो बिल्कुल इसको सत्ता बदलने से नहीं जोड़ के देख सकते और ऐसा कुछ कहना भी बहुत। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धीरेन्द्र हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के लिए रवाना हुए, मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जानकारी है कि सड़क मार्ग से खटीमा के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। जिस तरीके से धीरेन्द्र भी हमें जानकारी दे रहे थे कि सड़क मार्ग से रवाना हुए हैं, तो बड़ी जानकारी है खटीमा के बाद चंपावत, रामगढ़ भी जाएंगे मुख्यमंत्री। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आप जो अहम जानकारी इस वक्त दे रहे थे कि हवाई सर्वेक्षण से मौसम खराब होने के चलते नहीं पहुंच पाए, तो सड़क मार्ग से गए हैं। इस वक्त वही जानकारी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए जो हवाई सर्वेक्षण था कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया था और इसका जायजा लिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अब कुमाऊं मंडल में ही डेरा जमा लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है इस आपदा का वो कुमाऊं मंडल के जिलों में हुआ है, हो चाहे नैनीताल हो, उधमसिंह नगर हो या चंपावत हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री वहां का सघन दौरा कर रहे हैं। खटीमा उनका अपना गृह क्षेत्र है, उनकी अपनी विधानसभा है, वहां उनको जाना था। वहां भी बड़ी संख्या में लोगों के जान माल के नुकसान की सूचना है, वहां उनको जाना था, लेकिन वो मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सका, तो वहां सड़क मार्ग से ही निकल गए। कल भी ऐसी कई जगह तो सड़क मार्गों से ही पहुंचे मुख्यमंत्री। आज पूरा कुमाऊं मंडल का सघन दौरा करेंगे और शाम को 4 बजे जब गृह मंत्री आएंगे तो शायद मुख्यमंत्री को भी उनकी बैठक में शामिल होना हो, तो फिर वापस आएंगे और कल फिर गृह मंत्री के साथ वो एरियल सर्वे करेंगे और इसके तत्काल बाद फिर से वो मैदान में उतर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के मैदान में उतरते ही, फील्ड में जाने से ही तमाम जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सतर्क हो जाती है और वो भी पूरी मेहनत से, शिद्दत से काम करती है। तो आपदा जरूर बड़ी है, लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी, स्वयं मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं, पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो पीड़ित है उनका जो दुख है उसे कम कर देंगे मुख्यमंत्री और जो आर्थिक सहायता है वो दे करके जरूर उनकी पीड़ा को कम करेंगे। तो उनका अब देखने वाली बात होगी। आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी तक 46 लोगों के मौत की सूचना है, लेकिन ये रात 11 बजे की सूचना है। अभी सुबह और दोपहर तक कुछ आंकड़े और बढ़ सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है और उसके लिए पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं। सेना से लगा के SDRF की जो 29 अलग अलग जगह बटालियने हैं, चेक पोस्ट है, वहां पर भी लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं काफी डरावनी है। लेकिन संतोष की बात यह है सोनिका, जो एजेंसियां हैं पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से लगी हुई है लोगों को बचाने में और पूरी उम्मीद है कि जितना नुकसान इस आपदा में और हो सकता था उसको सरकारी एजेंसियां कम कर देंगी। प्रशासन पूरी तरीके से लगी हुई है धीरेन्द्र, लेकिन बात लोगों की जाए तो कितनी चुनौती झेल रहे हैं इस वक्त? तो उनका देखिए, आप समझ सकती हैं कि जब बाढ़, भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटनाओं से लोग दो चार हो रहे हो तो निश्चित रूप से उनके सामने जीवन जीने की चुनौती होती है। और जब ये स्थितियां ठीक भी होती हैं तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, यानी सड़क टूट जाती है, रेल की पटरियां बह गई हैं, इन सबको ठीक करने में महीनों लग जाते हैं और इसकी वजह से जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपको बता दें कि अभी स्थिति सामान्य होने में काफी समय लगेगा, लेकिन अभी सरकार का पूरा जो उद्देश्य है, पूरा जो ध्यान है वो इस तरफ है कि लोगों को जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंचाएं और जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाएं। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और नजर आप बनाए रखिएगा। आगे रुक करते हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त तबाही मची हुई है और जानकारी है कि बादल इस वक्त देवभूमि में काल बनकर बरस रहे हैं। लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में और 46 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कई लोगों के लापता होने की आशंका है और कई लोग मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं। और जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उत्तराखंड में, 100 साल से अधिक के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं उत्तराखंड के। गढ़वाल की तुलना में कुमाऊं में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के कुमाऊं में सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन तक बेमौसम बादल बनकर बरसे हैं। भूस्खलन में मकान ढहने और पानी में करंट आने से तकरीबन कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं नैनीताल में 29 लोग और अल्मोड़ा में 6 लोगों की मौत, चंपावत में 4, पिथौरागढ़ में भी, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो मौतों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। अलग अलग जिलों में जिस तरीके से उत्तराखंड के तबाही इस वक्त देखी गई है,
आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो संख्या अब 40 के आसपास पहुंच गई है और लगातार देखा जा रहा है तबाही का मंजर इस वक्त उत्तराखंड में बना हुआ है। 100 साल से अधिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेहिसाब बारिश इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा रही है। नैनीताल, स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया कि पिछले कई दशकों से नैनीताल में ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा गया, जो इस वक्त नैनीताल के सड़कों पर देखा जा रहा है। तबाही का ऐसा मंजर, मकान डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। चुनौती लोगों के लिए इस वक्त हो गई है, कई लोग लापता है। आधिकारिक आंकड़े भी जारी किए गए हैं मौतों की संख्या के। 40 के आसपास लोगों की इस वक्त मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जिस तरीके से उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है, मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जो 2 दिन का जो है तबाही बारिश बनकर एक तरीके से जो तबाही बारिश के द्वारा मचाई गई है, इससे राज्य में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। और राज्य के जो नैनीताल जिले है वहां से सबसे ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो निकलकर सामने आता है। अकेले नैनीताल जिले में लगभग 29 लोगों की जो मृत्यु की खबर है वो जो डिजास्टर विभाग है वहां से दी गई है, आपदा प्रबंधन विभाग है वहां से दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां से भी किसी जिले से 4, किसी से 5 और किसी से जो अन्य संख्या है वो मौत का आंकड़ा वहां से निकल कर आता है। और कुल मिलाकर राज्य में अभी तक लगभग 46 लोगों की मृत्यु इस भारी बारिश से हुई है। और मॉनसून लौटने के बाद जो एक तरीके से वापस जो ये तबाही बारिश के द्वारा मचाई गई है इससे हुई है। और जाहिर तौर पर अलग अलग घटनाएं, चाहे वो बादल फटने के रूप में हो, भूस्खलन के रूप में हो, पानी में करंट लगने से हो, ये तमाम चीजें हैं, मकान ढहने से हो, जिस वजह से जो ये मृत्यु का आंकड़ा है वो इतना भयावह संख्या तक पहुंचा है। और राज्य के तमाम जो फिलहाल ऐसे जिले हैं जहां पर ये तमाम घटनाएं हुई है वहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं वो लगी हुई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी के द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, कई जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है कि यदि हालात जरूरत पड़ती है तो उन सभी टीमों को भी जो राज्य के अलग अलग जिले हैं उन पर लगाया जाएगा। और फिलहाल की जो स्थिति है खासतौर पर पहाड़ी जिलों की वो बेहद गंभीर नजर आ रही है। और जिस तरह से तमाम जो संख्या है मौत की वो निकल कर आ रही है। जी विशाखा, 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार तरीके से बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, आने वाले दिनों में कब तक स्थिति साफ होगी? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरह से 2013 में उत्तराखंड में जो आपदाएं आई थी, कहीं ना कहीं ये वही छोटी छोटी आपदाएं हैं जो राज्य में समय समय पर आती है। और ऐसा जिस तरह से जो एक कहिए कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं, हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर जो मानवीय गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, वो जिम्मेदार है। इसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन एनवायरनमेंट के जो चेंजेस है उनका सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है जो पूरी तरह से प्रकृति से भरपूर है, प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में ये सभी चीजें देखने को इसीलिए मिलती है क्योंकि तमाम जो चीजें हैं उत्तराखंड की जो इसमें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जानकारी मिल रही है कि सीएम धामी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है मुआवजे को लेकर के। दरअसल जिस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है स्थानीय जनता को। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मैदानी क्षेत्रों में 95,000 की मदद दी जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं सीएम ने एनडीआरएफ के जवानों का भी उत्साहवर्धन किया है। विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। विशाखा, बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम धामी की तरफ से घोषणा की गई है मुआवजा देने की। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए राज्य में जिस तरह से आपदा के हालात बने हुए हैं, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की जो यह घोषणा है उन सभी लोगों के परिजनों के जख्मों पर एक तरीके से मरहम लगाने का कार्य करेगी। और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि जो पहाड़ी जिले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको लगभग 4 लाख का जो मुआवजा है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी के साथ मैदानी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति की इस आपदा से, इस जो प्राकृतिक आपदा भी राज्य ने झेली है उससे कोई मृत्यु हुई है, उसको भी 95,000 रुपए का जो मुआवजा है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री धामी के द्वारा की गई। और तमाम चीजों की जो फिलहाल कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री धामी ने रखी हुई है। और
जो नजर है वो पूरी तरीके से फिलहाल राज्य की तमाम स्थिति पर बनाई हुई है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जिन परिजनों की जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिन व्यक्तियों की इस आपदा के तहत मृत्यु हुई है, उनको राज्य सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता है, जो मदद राज्य सरकार कर सकती है, वो उपलब्ध कराई जाएगी। जी। और जानकारी ये दीजिएगा विशाखा कि इस वक्त अगर बात की जाए नुकसान कितना हुआ है, खासकर किसानों को कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान है इस समय इस बेमौसम की बारिश से वो जाहिर तौर पर किसानों को ही हुआ है। जिस तरह से अभी जो पूरी तरीके से चावल की जो फसल है वो किसानों की कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जो भी मैदानी क्षेत्र जहां पर इस समय धान की कटाई से लेकर जो तमाम चीजें हैं वो चल रही है, इस भारी बारिश के चलते किसानों को जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और राज्य की जो कहीं ना कहीं कृषि से जो फसल निकल कर आती है, जो आमदना होती है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और पूरी तरीके से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है इस बेमौसम की बारिश से वो किसानों को हुआ है और राज्य की आर्थिक स्थिति पर यदि कृषि का जो भी प्रतिशत रहता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से भी किसानों की जो हालात है उनका भी यही कहना है कि इस बेमौसम की बारिश से उनका जो लाभ है वो कई गुना फिलहाल नुकसान में बदल गया है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बारिश के चलते रुकी हुई चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो बड़ी जानकारी आ रही है। मौसम सामान्य होने पर केदारनाथ यात्रा शुरू हुई और आपको जानकारी दे दें कि केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों से मनमानी वसूली हो रही है। जिस तरीके से तीर्थयात्री फंस गए, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि पानी की बोतल 200 रुपए में और कमरे का किराया 9,000 कर दिया गया है। कई तीर्थयात्रियों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई है। तो बड़ी जानकारी आ रही है, केदारनाथ एक बार फिर से शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश उत्तराखंड में हुई, चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई। हजारों यात्री केदारनाथ धाम के दौरान फंस गए, चारधाम यात्रा के दौरान फंस गए। वही जानकारी मिली कि तीर्थयात्रियों से मनमानी वसूली की जा रही है, पानी की बोतलों के दाम बढ़ा दिए गए, होटल में किराए के दाम बढ़ा दिए गए। वहीं इसी बीच पर्यटन मंत्री ने डीएम को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। एक बार फिर से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, मौसम सामान्य होते ही यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के चलते यात्रा रोकी गई थी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी बोलबाल तेज हो गया है। कर्नल कोटियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर कई बार किए हैं, हमला किया गया है। 20 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा, कोटियाल की तरफ से कहा गया है। न पलायन रुका, न प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला, ये कोटियाल की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सभी को रोजगार मिलेगा। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा है कर्नल कोटियाल, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पर। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा है। बिल्कुल सोनिका, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा है और लगातार आम आदमी पार्टी उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर सक्रिय नजर आ रही है। और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस को हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, दोनों ही पार्टियों को अलग अलग मुद्दों पे घेरने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त की बात करें, इस वक्त उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो पलायन को लेकर के हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। तो आप देखिए जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए तमाम तरीके के मुद्दे उठा रही है। और देखिए अभी वो तिरंगा यात्रा भी हरिद्वार में करने वाले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सक्रियता उत्तराखंड में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान देगी। लेकिन हालांकि अगर अभी उत्तराखंड के लोगों की बात करें, उत्तराखंड के जो जनता है उनके मूड की बात करें, तो अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से फ्री चीजों की घोषणाएं लगातार अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा रही है, चाहे वो कर्नल अजय कोटियाल के द्वारा की जा रही है, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता में हर वर्ग को साधना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग को साधे बिना
उत्तराखंड की राजनीति में अपनी सत्ता बनाना काफी मुश्किल हो सकता है सोनिका। संचित, रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। एक बार फिर से कहा गया है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है बीजेपी या कांग्रेस के राज में, यानी रोजगार के जरिए 2022 में पहुंचने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए युवाओं के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सब सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। और देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो देखिए जब आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर महंगाई को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के प्रहार किया, तो उसका पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर आए और उन्होंने तुरंत जो भर्तियां थी उनको खोला और साथ ही साथ जो भर्तियों के जो फॉर्म होते हैं उसको लेकर के निःशुल्क करने की जब बात कही तो कहीं ना कहीं युवाओं को साधने का उन्होंने काम किया और बेरोजगारी का मुद्दा जो लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही थी उसको कमजोर करने का उन्होंने काम किया। सोनिका, ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। रफ्तार थमने लगी है कोरोना वायरस की। उत्तराखंड में 24 घंटे में 6 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर 6 नए संक्रमित और राहत भरी खबर है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, 7 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान जानकारी है कि सक्रिय मामलों की संख्या 175 इस वक्त उत्तराखंड में। तो मामले लगातार कम हो रहे हैं, रफ्तार थमती नजर आ रही है उत्तराखंड में। तो देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रशासन वैक्सीनेशन कर रहा है रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर, लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है उत्तराखंड। लक्ष्य रखा गया है पूरे उत्तराखंड को दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर आंकड़े बेहद कम होते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और 6 नए संक्रमित, 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच पंजाब से एक बड़ी जानकारी आ रही है। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे, यह ऐलान किया गया है अमरिंदर सिंह की तरफ से। किसानों का मुद्दा सुलझा तो बीजेपी से गठबंधन भी करेंगे, ये भी कहा गया है अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब का भविष्य सुरक्षित होने तक शांति से नहीं बैठूंगा, कैप्टन लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। उनकी तरफ से अब ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते महीने ही उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है कांग्रेस में से, और अब ऐलान किया है कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। यानी पंजाब की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब पंजाब के पूर्व सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है, अपनी नई पार्टी बनाएंगे और 2022 में जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी, उनकी तरफ से कहा गया है। तमाम क्षेत्रीय दल पंजाब के उनके साथ भी जुड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई नेताओं से संपर्क में है इस वक्त अमरिंदर सिंह। कहा गया है कि भविष्य सुरक्षित होने तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो बड़ी जानकारी है, पंजाब में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले पंजाब कांग्रेस का विवाद सबके सामने रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद लगातार उनकी तरफ से बयानबाजियां की गई और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं अगर किसानों का मुद्दा सुलझ जाता है, और अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। 2022 में दावा किया जा रहा है अपनी पार्टी के साथ आने का। हालांकि देखना होगा कि 2022 में चलिए आगे रुक करते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब हलके के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। चन्नी ने लोगों को कहा कि जिन उम्मीदों को लेकर उन्हें चुना गया वे उस पर खरा उतरेंगे, लोगों के विकास के लिए लगातार सेवा करते रहेंगे। उन्होंने यहां से 3 बार चुने जाने पर लोगों का आभार जताया। क्या कुछ कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब हलके के विभिन्न गांव के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने श्री चमकौर साहिब ब्लॉक के 75 गांव के सरपंचों को 60 करोड़ रुपए के चेक बांटे। मौके पर मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की ओर से लोगों के साथ किए गए वायदों के तहत बकाया बिजली के बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू की और प्रतीकात्मक रूप से बकाया राशि बिल को जलाकर लोगों को पुराने बिलों की देनदारियां भूल जाने के लिए कहा।
पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट बिजली के लोड तक आने वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया माफ करने का फैसला लागू कर दिया है। सीएम ने कहा है कि श्री चमकौर साहिब के इस पिछड़े इलाके में विकास कार्यों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि पंजाब के अन्य क्षेत्रों में भी यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई हैं। ये गर्व की बात है कि पहली बार एक सरकारी यूनिवर्सिटी शहीदों की पवित्र धरती श्री चमकौर साहिब में स्थापित की जा रही है। यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए 42 करोड़ की भूमि खरीदी जा चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्थापित हो रही कौशल विकास यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ गगनदीप कौर, ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।